आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी हुकूमत जिस शहरियत बिल पर अड़ी हुई थी, आज मरकजी काबीना ने इस शहरियत बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश यानी हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में जो रहते हैं और जुल्म सितम से एक तरह से भाग रहे हैं, इन सबको हिंदुस्तानी कौमियत फराहम की जाएगी। यह बिल जिसने शहरियत के अहल होने के लिए मुंतखब करदा जुमरे में गैर कानूनी तारिकीन वतन को दाखिला देने के लिए 1955 सिटीजनशिप एक्ट में तरमीम की है। आज इसी पर हम बात करेंगे और सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस शहरियत तरमीमी बिल पर इतना हंगामा क्यों है और इस इशू को भी आखिर हिंदू मुसलमान की नजर से क्यों देखा जा रहा है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपोजिशन का क्या कुछ कहना है सरकार के इस कदम को लेकर, इस पर मिला जुला रद्द अमल आया, वो सबसे पहले सुन लीजिए। अमेंडमेंट बिल, इसको भी मंजूरी दी है, उसको भी इंट्रोड्यूस होने के बाद देश भर में चर्चा होगी। सभी जो रीजनल आउटफिट हैं, जो कंसर्न हैं, उनके अब तक के सकारात्मक संकेत हैं। लिहाजा हमारे दोनों दल, संसदीय दल के नेता लोकसभा और राज्यसभा में इन संशोधनों को देखेंगे और जिस तरह के सकारात्मक संकेत मिले हैं इसका समर्थन करेंगे। और ये एक प्रकार से इस देश के संविधान में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है, उसके विपरीत है और इसको कई तरह से लोगों ने इसको नकारा है और कहा है कि ये गलत होगा। भारत एक ऐसा देश है जो हम कहते हैं और सही में है, हमारे संविधान में भी ये प्रावधान है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ धर्म के आधार पर अगर नागरिकता दी जाएगी तो ये मेरा ख्याल है कि गलत होगा और इस देश के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। कि लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे देश में। ये हमेशा जब सरकार की जवाबदेही का सवाल आता है, ये बहस शुरू होती है लॉ की। लॉ अभी 2013 में निर्भया केस के बाद उसकी संशोधन हुआ है। सवाल है सरकार की जवाबदेही। जो वर्मा कमीशन ने जितने वो मुद्दे सामने रखकर सिफारिश की, प्रिवेंशन की जरूरत है, रुकवाने की जरूरत है, उसके लिए जो सरकार को कदम उठाना चाहिए। इंडिया एक रिलीजियस कंट्री, थियोक्रेटिक कंट्री बन जाए कि मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आखिर इस पर इतना हंगामा क्यों है। हालांकि सरकार इस पर एक तरह से अड़ी हुई थी और सरकार ने अब अपनी काबीना में इसे मंजूरी दे दी है और कहा यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते लोकसभा में इस बिल को एक तरह से पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतना ज्यादा तशवीश इस बिल को लेकर क्यों है, क्या कुछ ऐसा इस बिल में खास है। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ रहे हैं इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए। मेरे साथ अबू आसिम आजमी साहब, सदर हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के, वो इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रफीकुल इस्लाम साहब रुकने असेंबली हैं, एमएलए हैं AIUDF के, वो भी आसाम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष दुबे जी स्पोक्सपर्सन हैं शिवसेना के, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा प्रिया शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर हैं, वकील हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ी हुई हैं। कुछ देर में बीजेपी और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अबू आसिम आजमी साहब, पिछले कुछ सालों से जब से मोदी सरकार आई, हमने देखा कि यह सरकार जिस चीज के पीछे पड़ जाती है, अड़ जाती है, वो उस चीज पर काम करने लगती है। सिटीजनशिप बिल को लेकर यह सरकार काफी दिनों से काम कर रही है और एक बार फिर इसने अपनी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। ये सरकार जो है बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल बेकार सरकार है, जिसके पास कोई इशू नहीं है। लगता है कि पढ़े लिखे लोग नहीं इसमें हैं, इनको नहीं मालूम कि देश आज जो है आर्थिक उसमें जूझ रहा है। आज मंदी चल रही है, 45 सालों में बेरोजगारी बढ़ गई। आज मैं देख रहा हूं अबू हुरैरा साहब, दुबई के अंदर आज लोग जो है बैठे हुए हैं, सिटीजनशिप बेच रहे हैं और सबसे ज्यादा वहां पर नागरिकता बिक रही है और जाने वाले हिंदुस्तानी है। शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, शर्म आना चाहिए बीजेपी सरकार को कि आज हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान छोड़ करके
दूसरे मुल्कों की नागरिकता ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर, ये मैंने दुबई के अंदर देख लिया है। अब ये इनके पास कोई इशू नहीं है, ये मुसलमान करके यहां के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन याद रखिए, मैं सरकार में बैठे हुए छोटी जहनियत के लोगों को कहना चाहता हूं, ये आपका बहुत दिन नहीं चलेगा। 5 साल चला लिया, छोटी हांडी में उबाल आ गया, आपको सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं। आप इस देश को फिर बंटवारा करना चाहते हैं। अगर इनको लग रहा है कि जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, तो क्या वो बर्मा या वो जो म्यांमार नजर नहीं आ रहा है? जहां के लोग परेशान होकर 40,000 यहां पड़े हुए हैं, उनको यहां से निकाल देना चाहते हैं आप? क्या चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं है? क्या श्रीलंका, नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं है? वहां मुसलमान माइनॉरिटी में है और वहां मुसलमानों के साथ भी ज्यादती हो रही है, और आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दिखा करके इस देश के सीधे साधे भोले हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये होने वाला नहीं है। सरकार तो कह रही कि ये यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी के लिए है, ये कदम तो यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी के लिए उठाया जा रहा है, फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहा है? नहीं, सरकार से पूछिए। बार बार कहते हैं आबादी कम होना चाहिए, देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, देश जो है जो जूझ रहा है आज आर्थिक मंदी से, और आप दूसरे लोगों को यहां बुलाना चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ यहां के भोले भाले हिंदुओं के बीच में ये कि हम मुल्क दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के बहुत ही शुभचिंतक हैं, हम उनको यहां बुला रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। क्या पाकिस्तान में जो मुसलमान गया है वो वापस आना चाहता है अपने मुल्क के अंदर? मुसलमानों ने वफादारी दिखाई है, और वो मुसलमान अपने बाप दादाओं की जमीन पर अगर आज वापस आना चाहते हैं तो आप उनको आने नहीं दोगे, आप सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को आने दोगे। ये इनका छोटापन, इनकी ज़हनियत दिखा रही है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये मैं तो निवेदन करूंगा सारे एमपी से कि अब ये बंद करो खेल, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, एनआरसी में कह रहे हैं ये कि 1951 का प्रूफ दो, और आज इसमें कह रहे हैं 2014 के पहले से जो भी यहां आया हुआ हो, चाहे गैर कानूनी भी हो, उसको हम शहरियत दे देंगे। यानी पैमाना क्या है इनका शहरियत देने का? ये मुल्क में, दुनिया में रहने वाले भारतवर्ष के निवासी जो अमेरिका, लंदन और दूसरे मुल्कों में जाकर पैदा होते हैं, उसी दिन वहां के सिटीजन बन जाते हैं। ये उन मुल्कों में जगा करके हिंदुस्तानियों को वापस हिंदुस्तान बुलाना चाहते हैं। ये बर्बादी के कगार पर हिंदुस्तान को ले जाना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह इनकी मंशा पूरी नहीं होगी। 5 साल खत्म हुआ, दूसरा जो शुरू हुआ है इसमें सरकार डगमगा चुकी है, इनकी साथी शिवसेना इनको छोड़ चुकी है, और इंशाअल्लाह पहले ये 2017 में पूरे मुल्क में 71% थे, और आज 2019 में 40% पे आए हैं। इंशाअल्लाह 2020 में ये आएंगे 15% पर। ठीक है, इस वक्त मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। तहसीन पूनावाला, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं रफीकुल इस्लाम साहब आपके पास आना चाहूंगा। रफीकुल इस्लाम साहब, नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कि एनआरसी का बहुत जोरदार उसकी मुखालफत हुई, और अभी भी बहुत सख्त मुखालफत हो रही है। और आज जब यह खबर आई कि कैबिनेट ने सिटीजनशिप बिल जो है उसे एक तरह से मंजूर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं वहां पर मुखालफत देखी जा रही, लगातार मुखालफत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद यह सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। रफीकुल इस्लाम साहब, देखिए, सबसे पहले आज यूनियन कैबिनेट ने जिसको पास किया है सीएबी को, हम उसको कंडेम करते हैं। आसाम के लोगों के साथ जो वादा किया है, वादा खिलाफी किया है, गद्दारी किया है। मोदी जी यहाँ आके, अमित शाह जी यहाँ आके बोले थे 2014 से पहले कि उनके जो, अगर वो जीत जाते हैं तो जो विदेशी है वो टाली टोपला लेके यहाँ से भाग जाएंगे, उनको भगाएंगे। अब वो विदेशी को रेड कार्पेट बिछा के उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आसाम के जो लोग हैं, असामीस है, इसका मुखालफत कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटीज के वो रोड पे आ गए, आसाम के जो लोग हैं वो रोड पे आ गए। आसाम स्टूडेंट यूनियन है, और पॉलिटिकल पार्टीज में से हम एआईयूडीएफ हमारी जो पार्टी है, और आसाम जातीयतावादी युवा परिषद है, कृषक मुक्ति है, आमसू है, सब इसके विरोध कर रहे हैं। और जो वादा भी सरकार ने यही किया था कि विदेशी को नहीं लाएंगे, लेकिन वो सबको नत्शात करते हुए इस बिल को आज जो कैबिनेट में पास किया है,
सचमुच ये बहुत मतलब ये कि आसाम के लोगों के साथ गदर किया है, गद्दारी किया है। आप लोगों को मालूम है कि 6 साल का जो आसाम एजिटेशन हुआ था उसमें हजारों आदमी मारे गए, 655 तो शहीद कहलाते हैं। उसके अलावा गांव के गांव जला दिए गए थे उस टाइम पे। और उसके बाद जाके 85 में आसाम एकॉर्ड हुआ था। अकॉर्डिंग टू दैट एकॉर्ड 71 का कट ऑफ डेट आसाम के लिए हुआ था कि 71 से पहले जो भी आसाम में रह रहे हैं वो आसामी है, वो इंडियन है, वो यहां रहेगा। और 71 के बाद जो आसाम में है वो आसामी ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये आइन का एक दफा हो चुका है। अब उसको वायलेट करते हुए एक सांप्रदायिक एक केब ला रहे हैं जिसको मुसलमान को अलग करके और दूसरों को अलग करके इसको जबरदस्ती लेकिन रफीकुल इस्लाम साहब, एनआरसी पहले से आसाम में चल रहा है, तो अब सीएबी से इतना घबरा क्यों रहे हैं? इतनी तशवीश क्यों है सिटीजनशिप बिल से? पहले से एनआरसी वहां पर चल रहा है, तो इसे इतना घबराहट क्यों? आसामी लोग जी देखिए, आसाम का जो लैंग्वेज है, आसामी कल्चर है, आसामी जुबान है, ये खतरा में हो जाएगा, ये जाहिर बात है। यहां बांग्लादेश से अगर नए तौर पर आप इस सीएबी को पास करेंगे, दरवाजा खोल देंगे, बांग्लादेश में जो हिंदू भाई है वो खुद कह रहे हैं जो बांग्लादेश में 1 करोड़ 80 लाख जो बंगाली हिंदू रह रहे हैं उनके लिए दरवाजा खुल जाएगा, वो आस्ते आस्ते ये आते रहेंगे। यहां घर के लोगों को आप खाना नहीं दे पा रहे हो, वो घर के लोगों को आप छत नहीं दे पा रहे हो, इनका नौकरी नहीं दे पा रहे हो। आसाम में कोई इंडस्ट्री नहीं है, 2 कागज कल है वो भी बंद हो गए, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। सब कुछ खत्म करके आप विदेशी लाके यहां भर देंगे। आज त्रिपुरा के आपने देखा कुछ दिन पहले सीएम, अब त्रिपुरा जो त्रिपुरी हैं वो सेकेंडरी दर्जा के मतलब वो सिटीजन हो गए। वहां जो बांग्लादेश से बाद में माइग्रेट करके आया, आज सीएम के बारे में भी इल्जाम है त्रिपुरा के। अब आसाम को भी इसी तरह कर देगा। आसामी लोगों का ये डर है जो लैंग्वेज खतरे में हो जाएगा। आसाम का जो आसामीज लैंग्वेज है, मदर टंग है, ये बाकी नहीं रहेगा। इसके लिए एजुटेशन लोगों ने किया था, तो अपने घर के लोगों को नहीं खिला पा रहे, विदेशी को। मैं तहसीन पूनावाला बहुत अहम इशू है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि मुल्क की सिक्योरिटी की वजह से इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो बातें अबू आसिम आजमी साहब ने कही, जो बातें रफीकुल इस्लाम ने कही कि कहीं ना कहीं मुल्क में ही लोग परेशान हैं और आप दूसरी कंट्री से, दूसरे मुल्कों से लोगों को लाने की बातें कर रहे हैं, तो 2 चीजें यहां पर समझने लायक है तहसीन पूनावाला जी। अबू जी देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले कि ये बिल सरकार भी जानती है, मौजूदा हुकूमत भी जानती है, ये आइन संविधान के खिलाफ है। ये आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 के बिल्कुल खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकता। इन्होंने इसे किसी तरह से पास भी कर दिया पार्लियामेंट में तो ये सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन होगा, सुप्रीम कोर्ट में खुद ही जाऊंगा। ये एक सेक्युलर मुल्क है, आप धर्म के नाम पर किसी पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मैं खुद ही जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन होगा। लेकिन ये करना क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। अबू आजमी जी बिल्कुल सही कह रहे, क्योंकि इस वक्त अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, प्याज के दाम 150 रुपए किलो हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम में देश को बांटना चाहते हैं। यह हुकूमत ने क्या क्या, हम एनआरसी ला रहे, एनआरसी ला रहे, एनआरसी ला रहे। एनआरसी लाने के बाद कहीं पर भी अगर मैं गलत हूं मुझे टोकिएगा, पहले 1 करोड़ 20 लाख लोग थे, वो फिर कम होते करीबन 40 लाख लोग हो गए, अब ये निकले 19 लाख लोग। 19 लाख लोग में से अधिकतर यानी कि करीबन 13 लाख लोग बंगाली हिंदू है। अब ये इनका एनआरसी का जो चाल था ये उल्टा पड़ गया, वहीं पर ये सरकार फंस गई। तो अब ये हिंदुओं को अपील करते, मुसलमानों को एक कॉर्नर में डालना चाहते। आप मुझे बताओ, अगर इनका सरकार जो कहती है कि देखिए पाकिस्तान एक मुसलमान देश है, बांग्लादेश एक मुसलमान देश है, तो वहां पे मुसलमानों के लिए जगह है, तो फिर जो शिया है पाकिस्तान के, जो प्रोसिक्यूट होते हैं पाकिस्तान में, खोजा है, जो अन्य मुसलमान है, उनको आप क्यों शरण नहीं दे रहे हो? दूसरी बात, बौद्ध लोग हैं तो थाईलैंड भी हमारा नेबर है, वो बौद्ध देश है, श्रीलंका में अधिकतर बौद्ध लोग हैं, और हिंदू देश तो नेपाल भी हिंदू देश है। तो आप इसको तर्क ही नहीं बना सकते हो। दरअसल बात यह है कि जयशंकर जी ने कहा एनआरसी हमारा अंदरूनी मामला है, आपने किसी मुल्क के साथ कोई बात नहीं किया, आप सिर्फ ये करना चाहते हो, इकोनॉमी से आप फोकस हटाकर हिंदू मुसलमान करते, मुसलमानों को परेशान करना चाहते हो। ये इस सरकार की बॉटम लाइन है और ये स्ट्राइक डाउन होगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, मैं संतोष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगा। संतोष दुबे जी, देखिए 2016 की या उससे पहले की अगर हम बात करें तो आप इस सरकार के साथ थे और पार्लियामेंट में जब यह बिल आया था तो शिवसेना उसके साथ खड़ी थी। अब क्या तस्वीर बदलेगी दुबे जी? शिवसेना का क्या कुछ रुख होगा? देखिए
देखिए अबू भाई, शिवसेना का शुरू से ये मानना रहा है कि देश के सुरक्षा और देश के जो जिस तरीके से देश में एक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस तरीके से बाहर से लोग आ रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर शिवसेना ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था जी। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना का कभी ये नहीं रहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है एनआरसी को जो है जारी किया जाए। तो हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं होना, जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, जो भी चीजें, तो उन सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, सबको एक समान विचारधारा में रखना चाहिए, सबके साथ उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। वो यहाँ आ रहा कैसे रहेगा, क्या व्यवस्था होगी सरकार की, कैसे उसको रखा जाएगा, इन सारी बातों को लेकर शिवसेना ने पहले ही ये सारी बातें क्लियर कर रखी थी। लेकिन अगर एनआरसी के नाम पे जिस तरीके से अभी हमारे अबू आजमी जी कह रहे थे कि जो है एक धर्म विशेष और हिंदू मुसलमान की बात हो रही, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे ना हो, सिर्फ जो बाहर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे ही इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पे जिस तरीके की आप देख रहे हैं किल्लतें हो रही हैं, हर चीज की जो है यहाँ आवश्यकता लोगों की बढ़ रही है और वो हम भरपूर दे नहीं पा रहे हैं, किसी को पूरा नहीं हो पा रहा। एक भुखमरी की स्थिति कहीं ना कहीं देखिए, बहुत से ऐसे जगह आप चले जाइए जो रूरल एरिया में है, वहां पे भी आज सारी सुविधाएं हम नहीं दे पाए हैं जो सरकार द्वारा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां हैं इस देश की। तो इन सारी चीजों को लेकर अगर हम सभी लोग मिलकर एक कंसेप्ट नहीं बनाएंगे, एक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक इस देश का जो है सिस्टम कैसे चलेगा, इस पे भी विचार करने की आवश्यकता है। सिर्फ इस पे विवाद की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये मुसलमान के लिए कहा जा रहा है या हिंदू के लिए किया जा रहा है। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि सबको समान विचारधारा, समान व्यवस्था, समान शिक्षा, समान जो है उसको भोजन की व्यवस्था हो, पर्याप्त अहम सवाल संतोष दुबे जी, अहम सवाल यह कि अब अगले हफ्ते ये लोकसभा में पेश हो सकता है बिल, फिर शिवसेना किधर होगी? अपोजिशन के साथ होगी जो इसके खिलाफ खड़े हैं, या फिर सरकार के साथ होगी? शिवसेना का रुख क्या होगा? देखिए अबू भाई, ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि हम कहां जाएंगे और क्या करने वाले। यह तो अभी बात की चीज है, अभी इस पे हम लोगों ने कोई पार्टी ने कोई अभी रुख अपना तय नहीं किया है। पार्टी तय करेगी तो वो भी आपके सामने आएगा। ठीक है। इस बीच मेरे साथ बीजेपी लीडर शिवम त्यागी भी जुड़ गए। शिवम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। शिवम, थोड़ा सा आप डिबेट में थोड़ा ताखिर से पहुंचे, लेट से पहुंचे, लेकिन अभी अबू आसिम आजमी साहब और इसके अलावा तहसीन पूनावाला, रफीकुल इस्लाम और संतोष दुबे जी ने अपनी अपनी बातें इन लोगों ने रखी हैं और सबका यही मानना है कि पहले से मुल्क में जो लोग हैं एक तरह से परेशानी बहुत खुशहाल नहीं है, जो लोग पहले से रह रहे हैं। ऐसे में इस तरह का बिल लाया जाना कि बाहर जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू जो माइनॉरिटीज हैं, उन्हें हिंदुस्तान में लाया जाएगा, क्या यह एक बोझ नहीं पड़ेगा मुल्क पर, यहां की सरकार पर, यहां की आवाम पर? शुक्रिया अबू। जैसा आपने कहा कि मैं थोड़ा शो पर देरी से जुड़ा, लेकिन मैं जुड़ा हुआ था और मैं देख रहा था आपकी सभी के वक्तव्य देखे, मैंने तहसीन पूनावाला के भी देखे और सभी के देखे फेसबुक के माध्यम से। बात सिर्फ ये है कि बाहर से अगर लोग आएंगे तो कैसे चलेगा, यहां पर ऑलरेडी हालात खस्ता हाल है। अभी तहसीन पूनावाला बोल रहे थे कि इस मसले को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। अब या तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और एनआरसी को डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहे हैं, जो कि मैं नहीं मानता क्योंकि ही इज अ लर्नड लॉयर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, या फिर वो जानबूझ के इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का एक जो लवादा है वो पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात घुसपैठियों की हो रही है। जब कहते हैं हम कि जहां पर भी धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, पहले समझने की जरूरत है, इंडिया को डेमोग्राफिकली समझ लेते हैं। हिंदुस्तान के चारों तरफ 7 देशों से हिंदुस्तान जो है सीमाएं शेयर करता है, ज्यादातर इस्लामिक रिपब्लिक या फिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। हम कह रहे हैं कि वहां पर हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियंस भी, जिन पर भी उत्पीड़न हो रहा है, जिनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से गिर रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से गिर रही है, उन देशों में आप यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आपको एक परमानेंट इमिग्रेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात, हिंदुस्तान नया ऐसा नहीं कर रहा है, आप ये चीज समझ लीजिए। अभी आपको याद होगा 2014 के 15 के इलेक्शन से पहले दिल्ली में 14 के इलेक्शन के पास में एक चर्च के गेट पर पत्थरबाजी हुई थी। यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए थे मिशनरीज और यूएसए से लेकर हर जगह हंगामे उठे थे। अपने देश, अपने धर्म, अपने लोगों के लिए हर किसी कंट्री ने आवाज उठाई है। अब आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम के मसले पर। तहसीन ने कहा कि महंगाई है, गरीबी है, इतनी सारी परेशानी है और इस वजह से मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, आपका हक है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, आप 370
T20 में भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया सब जानते हैं। नहीं देखिए, इसमें शिवम, इसमें परेशानी जो अबू आसिम आजमी साहब ने, तहसीन पूनावाला ने जो बात कही, इसमें परेशानी इस बात की, जब भी इस तरह के इशू को हिंदू मुसलमान का चश्मा लगाकर आप देखते हैं, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाता है। आपने कहा कि जो हिंदू माइनॉरिटीज परेशान है उन्हें लाया जाएगा, मुसलमान के अपने नहीं है। शिवम त्यागी, यस यही है। एक चीज मुझे बताइए अबू, पाकिस्तान है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपको लगता है वहां से माइग्रेट करेगा कोई मुसलमान हिंदुस्तान में? कैसी बातें कर रहे हैं? हम जिन कंट्रीज से शेयर करते हैं अपना बॉर्डर, वो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य कंट्रीज हैं। वहां पर परसिक्यूशन अगर होगा तो हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियंस इन्हीं का ही होगा, क्योंकि वही माइनॉरिटीज में है और लगातार उन्हीं को ही दबाया जा रहा है। जो भी आएगा उसे हम यहां पर वेलकम करेंगे। एक चीज बताइए, मुस्लिम घुसपैठियों को निकालने के लिए मैं एनआरसी लेकर आ रहा हूं और आप मुझसे कह रहे हैं कि नहीं, घुसपैठियों को ही लीगल इमिग्रेंट्स बना दीजिए। बंगाल में देखिए ना, एक हेक्टेयर जमीन दी जा रही है ममता दीदी द्वारा उनको, और उनको लीगल का किया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि हमें घुसपैठिए नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं साहब, आप इसमें मुस्लिमों को भी लिस्ट में डालिए। अगर मुस्लिमों को लिस्ट में डाल दिया तो साहब फिर वो घुसपैठिए कहां रह गए? हमारे देश के नागरिक हो गए। मतलब घुसपैठियों को हम रख ले तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बढ़िया, और अगर मुसलमान नहीं है इसमें तो ये घटिया। क्या बातें कर रहे हैं आप? दो पैमाना कैसे? एनआरसी में आप ये कह रहे हो और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में बिल्कुल साफ है। मुझे जितना मुझे कानून की थोड़ी बहुत समझ है, मेरे बराबर में मेरी बहन बैठी है, वो ज्यादा बेहतर इसको समझा सकेंगी। लेकिन एनआरसी में कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम नाम का जिक्र नहीं है। वहां पर बिल्कुल साफ है कि एनआरसी में जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो बाहर जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तहसीन पूनावाला का उल्लंघन है जो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानेगा। शिवम, तहसीन पूनावाला जी। शिवम जी एक अच्छे स्पीकर है, लेकिन वो फैक्ट्स पर बात नहीं करते। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट 370 पर गया ही नहीं, मैं कुछ और मामले पर कश्मीर को लेकर गया था, लेकिन वो डिबेट इस वक्त नहीं है। मैं एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि शिवम शायद अपने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी की बात नहीं सुनते। बंगाल में अमित शाह जी ने बंगालीज को कहा, आपको एनआरसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, हम एनआरसी बाद में लाएंगे, पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे जिससे कि कोई भी हिंदुओं को कोई परेशानी ना हो। ये अमित शाह जी कह रहे। अमित शाह ने इन दोनों चीजों को जोड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर कहते हो कि रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहां पर उत्पीड़न होते हैं शियाज को, अहमदियाज को, तो उनको जो प्रोसिक्यूशन होता है आप उनको क्यों यहां पर शरण नहीं दोगे? हम म्यांमार की बात करते हैं, वहां पर जो मुसलमान है, या चाइना की बात करते हैं, उनको आप क्यों शरण नहीं देना चाहते हो? तीसरी बात, आप सिर्फ मुझे एक सवाल बताइए, जो चीज हमारे संविधान के बेसिक ढांचे के विरोध में है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये चेंज हो ही नहीं सकता, चाहे आपके पास 500 एमपीज की मेजॉरिटी क्यों ना, 500 लोकसभा में और 230 सारी आपके पास राज्यसभा में हो, आप बेसिक ढांचे को आप नहीं बदल सकते हो। वो कहता है कि आप एक सेक्युलर मुल्क को धन के आधार पर आप बंटवारा नहीं कर सकते। आप उसे कैसे पास करोगे और वो क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं होगा? आप सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दोगे? एक लाइन में उसका जवाब दीजिए। आप आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ हो, उसका जवाब दीजिए, बाकी सारी आप यहां वहां की बातें छोड़ दीजिए। 100% अग्री। आपको लगता है कि इस देश में कोई भी ऐसी सरकार हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगी और वो अपने बिल को इस तरह से एक पब्लिक डोमेन में इस तरह से अपने आप को एम्बैरेस कराएगी? और दूसरी चीज, आप जा सकते हैं, आप उसके लिए भी फ्री हैं। जहां तक बात इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने का है, जहां तक बात घुसपैठियों का है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को किस तरह से यूज किया जा रहा है, किस तरह से कश्मीर में उनको प्लांट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ही एक रिट लगी थी जिसमें शायद 2009 में कहा गया था कि 2.5 लाख के करीब तब भी उस समय पर यहां पर घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यहां पर आर्टिकल 14 और 21 जो आपने कहा, उनकी कोई वायलेशन नहीं है अपने देश के नागरिकों के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको झूठ लग सकता है, मैं क्या कहता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप फ्री है। और दूसरी चीज, ये देश के रैलियों से चलेगा जी। आप जब कोई चीज सुन लीजिए, अगर आप कहते हैं कि देखिए आप पकड़ते रहिए, मुझे लगता है कि आप एक लॉयर है, अगर सुप्रीम कोर्ट जाकर सरकार का झूठ पकड़ेंगे वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि टीवी पर तो जाहिर बात है ये डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है, वही की बात कर रहा हूं, कोई नया नहीं है कि हमेशा से सभी देश करते आए हैं। और D3 का फॉर्मूला मेरा नहीं है, सबका है, हमेशा से राजीव जी की सरकार में भी ये हुआ, इंदिरा जी की सरकार में भी ये हुआ। इनकी बात सुन लीजिए,
जी जी सुनिए। तहसीन पूनावाला जल्दी से जवाब दे दीजिए। अब सुन लीजिए जी, अबू जी, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इन्होंने क्या एक लाइन में इन्होंने कहा कि 2.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। सरकार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, इन्हीं के एजी वेणुगोपाल जी के डॉक्यूमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट में, रोहिंग्या पूरे मुल्क में 28,300 है। और हुकूमत ने कहा है, मौजूदा हुकूमत नरेंद्र मोदी जी ने, इनको हमने IDDI पास दिया है, ये रेफ्यूजीज है अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन। मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में एक बात करते हैं, इनके प्रवक्ता टीवी पे आते झूठ बात करते हैं। 2.5 लाख की जो मैं इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा हूं, वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में 2008 में फाइल हुआ है। बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूं कि इसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाना आप बंद कीजिए, पहली चीज। और दूसरा, अगर मुस्लिम्स को ही आप लीगल इमिग्रेंट्स बनाएंगे तो मुझे डॉक्यूमेंट बाहर जाएंगे कैसे? आपको बताइए, चिंता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप मुझे यह बताइए कि अगर घुसपैठियों को ही लीगल इमिग्रेंट बना दिया जाएगा तो फिर घुसपैठिए रहे कहां? ठीक है, इस पर हम और बात करेंगे। प्रिया शर्मा बहुत देर से वेट कर रही हैं। कानूनी पहलू इस पूरे इशू का क्या है उससे भी हम समझ लेते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले प्रिया शर्मा बहुत देर से वेट कर रही हैं। प्रिया शर्मा जी, जो बात तहसीन पूनावाला अभी कर रहे थे कि यह संविधान के खिलाफ है, जिस तरह से उन्होंने मिसाल दी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के खिलाफ है एक तरह से सरकार का यह कदम, क्या कुछ कानून कहता है इस बारे में? देखिए, मैं इसमें एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी। जो इसमें संशोधन हुआ है, जो कैबिनेट में अभी मंजूरी दी है, उसमें बोला है गैर मुस्लिम जो हैं उनको, गैर मुस्लिम जो है उनको दिया जाएगा, बाकी जो मुस्लिम्स हैं उनको नहीं दिया जाएगा। गैर मुस्लिम्स में हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, 6 धर्म जो उसमें इंक्लूड है, जैन धर्म है। तो उसमें हिंदू के साथ ये सारे ईसाई धर्म भी हैं और सिख धर्म भी है। और उसमें भी एक क्लाउज उसमें और है, जो उनको अदर्स कंट्री, जो 3 कंट्री हैं, जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, इन तीनों, ये 3 कंट्रीज मुस्लिम कंट्री, इसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं। और ये सारे जो मैंने आपको 6 जो धर्म बताए वो माइनॉरिटी में है। तो श्रीलंका मुस्लिम कंट्री है। सर एक सेकंड आप सुनिए ना, वहां पे मेजॉरिटी में है। आप सर, आप मेरी पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप मेरी पहले पूरी बात, आप पहले पूरी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। क्लियर कर रही है, मैंने आपकी बात नहीं कर रही है। सुन लीजिए, मेरी बात जब कंप्लीट हो जाएगी आप उसके बाद बोलिए, आपको जो भी बोलना है। जी जी, प्रिया शर्मा, श्रीलंका में मुस्लिम मेजॉरिटी हो, पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, झूठ बोलने में ये लोग नंबर 1 है। आप पहले मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए, आप उसके बाद बोलिए। तहसीन जी, देखिए प्रिया शर्मा किसी पार्टी से नहीं है, वो तो एक वकील की हैसियत से यहाँ पर बोल रहे हैं। वो क्लियर भी कर रहे हैं, बिना लेबल लगा के बैठे हैं, कम से कम इंडिपेंडेंट लॉयर को तो बोलने दीजिए। शुभम, बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है प्रिया शर्मा, उसमें जो 3 कंट्रीज का जो बिल में जो बोला गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन तीनों कंट्रीज के जो लोग होंगे जो गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए बात की गई है। जो सिटीजन बिल का अमेंडमेंट जो आया है उसके लिए बात की, उसमें मुस्लिम्स लोगों का नहीं है, गैर मुस्लिम जो है उनको दिया गया। बट उसमें ये चीज क्लैरिफाई की गई है कि वो लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ होगा वहां पर, उन कंट्रीज में, उनको ही यहाँ पे एंट्री दी जाएगी, उनका ही सिटीजनशिप होगा। तो ये चीज इसमें भी डिफरेंशिएट है, आप इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ये चीज को आप इक्वलेंट लेकर, आप एनआरसी को और इसको दोनों को इक्वल उसमें नहीं लीजिए। वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, दोनों बिल अलग है, दोनों चीजें अलग है, दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों चीजों को देख के चलिए। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है ही नहीं है, जो आप हिंदू मुस्लिम को लेके इसमें तहसीन पूनावाला एग्री नहीं कर रहे आपसे। प्रिया शर्मा, तहसीन पूनावाला छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। ठीक है तहसीन पूनावाला, कंफ्यूजन कहां पर है तहसीन साहब? आपके पार्लियामेंट में मैं बताता हूं, आपके सॉवरेन देश में आप दूसरे सॉवरेन देश के लिए बिल ला रहे हो। आपने कभी ये तर्क सुना है? मतलब अनएजुकेटेड सरकार हो या बेवकूफ सरकार है, पहली बात। कैसे आपके सरकार दूसरी सरकार पे, दूसरे देश पे कैसे दबाव डालेगी, पहली बात। दूसरी बात, सर आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कह रहे हो कि वहां पर अगर लोग प्रोसिक्यूट हो रहे, तो पाकिस्तान का उदाहरण मैं दे रहा हूं, वहां पे शियाज प्रोसिक्यूट हो रहे, अहमदियाज प्रोसिक्यूट हो रहे, उन्हें मिलेगा या नहीं सिटीजनशिप? इसका आप जवाब दीजिए। आप ही का बिल, आप उसके विरोध बोल रहे हो, आप कहीं पर कोई लॉजिक नहीं ला रहे हो। और मुझे ना शिवम जी ना मैडम जी ने एक जवाब दिया है,
आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 को आप बाईपास कैसे करोगे? मैं सुप्रीम कोर्ट में अगर देखिए, आपसे आप पूछूं, पहला ये देखिए religious discrimination आप ठीक है, कैसे बताओगे कि नहीं, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं मैं है? जवाब दे आप देता हूं कैसे आपको, बताओगे? सबसे पहले आप सारी आप बातें कर रहे हो, गवर्नमेंट को श्रीलंका की, अनएजुकेटेड कह पाकिस्तान की, सकते हैं, अफगानिस्तान की। आप गवर्नमेंट को अनएजुकेटेड कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस देश में है। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है, आपकी पार्टी में इससे ज्यादा लर्नड लॉयर है, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट चले गए होते, नहीं गए ना, क्योंकि आपको इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देना है। और दूसरी चीज उससे भी अरे सुप्रीम कोर्ट तब जाओगे जब बिल आएगा ना, ये दोबारा अभी इस देश के मुसलमानों की अभी इस देश के मुसलमानों की बात कर रहे थे, वहां तक ठीक था, लेकिन अभी जो बांग्लादेश से घुसपैठिए हैं, आप कह रहे हैं आप उनको भी लाइए। अरे अगर मुस्लिम्स को इस बिल में लाएंगे तो फिर ठीक है, आप इन रोहिंग्या ठीक है, हम बातचीत जारी रखेंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौटकर आएंगे। अबू आसिम आजमी साहब, मैं ब्रेक से लौटकर आपके पास आ रहा हूं। क्या सरकार के लिए यह कदम वाकई में आसान होगा या फिर एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए? पूरा अपोजिशन सरकार के खिलाफ एक तरह से खड़ा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटकर आते हैं और इसी पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। तो शहरियत तरमीमी बिल को काबीना से एक तरह से मंजूरी मिल गई है, लोकसभा में भी ये बिल लाया जा सकता है, लेकिन ये सरकार के लिए क्या ये कदम आसान होगा? ये सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि अपोजिशन एक तरह से इसके मुखालफत में खड़ा है, और अगर हम शुमाल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहां पर भी इसे लेकर जबरदस्त एहतिजाज हो रहा है, मुखालफत की जा रही। ऐसे में सरकार के लिए काफी बड़ा चैलेंज होगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। आज इसी इशू पर प्राइम डिबेट में मैं चर्चा कर रहा हूं। अबू आसिम आजमी साहब, ब्रेक के बाद मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। अबू आसिम आजमी साहब, इससे पहले जब सरकार ने कोशिश की थी तो सरकार की कोशिश नाकाम हो गई थी। लोकसभा में और राज्यसभा में भी सरकार इस इशू को लेकर नहीं आई थी, लेकिन हमेशा इस इशू पर सरकार पर इल्जाम लगता रहा कि जो दूसरे मुल्क के जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदूज हैं या दूसरे जो हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की नजर अपने वोट बैंक पर लगी हुई है कि जो हिंदू हैं या दूसरे धर्म के जो गैर मुस्लिम हैं, उन्हें सिर्फ इस नियत से लाया जा रहा है ताकि वो सरकार का वोट बैंक बन सके। अबू आसिम आजमी साहब, नहीं, सरकार इस मुल्क में रहने वाले हिंदुओं के साथ इंसाफ तो कर ही नहीं पा रही, वहां क्या इंसाफ करेगी? ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहती है और देश को बर्बादी के कगार पर खड़ी। मैं यहाँ पे तहसीन पूना वाले साहब है और कोई मैडम है, ये वकील है, मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूं कि मुझे जरा बताइए आप कि अगर इन्होंने, जैसे ये इसकी बात हो रही है, एनआरसी की बात हो रही है, इसमें अगर इन्होंने, चलो आज आरटीआई का ये रूल है कि 25 साल तक की चीजें आप उनसे मांग सकते हो, 25 साल के बाद का उनसे आप नहीं मांग सकते कोई इंक्वायरी। 25 साल के पहले की भी कोई इंक्वायरी उनसे मांगी जाए, कोई चीज मांगी जाए और उनके पास नहीं है तो लिख देते हैं कि हमारे पास ये मौजूद नहीं है, और आप उनसे 51 तक का पुरावा मांग रहे हो। मतलब ये क्या मतलब है? अच्छा चलो, अगर किसी आदमी के पास कोई चीज नहीं मिली तो आप उसे कैंप में रखोगे, कहां भेजोगे उसको? वो किस मुल्क का है? कौन सा मुल्क लेगा? कोई अगर आप मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने मुझे पकड़ लिया और आपने मुझे कहीं बिठा दिया, तो मैं कहां भेजोगे? मुझे कौन से मुल्क भेजोगे? मैं बांग्लादेश का हूं कि मैं पाकिस्तान का हूं कि मैं श्रीलंका का हूं कि मैं नेपाल का हूं, मैं कहां का हूं? इसका एविडेंस कहां से लाओगे आप? ये सब सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात हो रही है। इसकी जबरदस्त मुखालफत होना चाहिए। आज जो लोग हमारे दूसरे मुल्कों में हैं, जहां बच्चा पैदा हो गया, वो उस मुल्क के सिटीजन मान लिए जाते हैं। आप उन मुल्कों को जगाना चाहते हो कि भारतवर्ष के नागरिक जो लाखों की तादाद में बाहर हैं, उन सबको भी आप सिटीजनशिप मत दो। ये बहुत बड़ी जहालत का काम हो रहा है और सिर्फ वोट लेने के लिए हो रहा है। मुझे लगता है कि इनका दिन भर चुका है अब, और अब इनके दिन जो है ना आ रहे हैं, लद रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी इंशाअल्लाह लोग ऐसे लोगों को ऐसी बिल को पास नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस यह है कि पार्लियामेंट में सर गिना जाता है। अब इनके पास ज्यादा लोग हैं तो शायद ये पास करवा लें, लेकिन अपोजिशन इकट्ठा होकर के ऐसी चीजों की मुखालफत करना चाहिए, वरना देश के कानून की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। और ये देश जो एक जमहूरियत है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ से डेमोक्रेसी खत्म होकर के ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने की बहुत जरूरत है। हम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई यहाँ भाई भाई की तरह से रहते हैं, और मोदी जी और अमित शाह आकर के इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके सत्ता में बैठना चाहते हैं। इतना ज्यादा इस पर तशवीश जाहिर की जा रही है और इतनी ज्यादा परेशानी जाहिर की जा रही है, तो क्या इसकी मुखालफत सिर्फ लोकसभा तक होगी?
सिर्फ ऐवान के अंदर होगी, सड़कों पर नहीं उतरेंगे अपोजिशन इस इशू को लेकर? बिल्कुल उतरना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए, जोरदार तरीके से उतरना चाहिए। ये इस देश के कानून की धज्जियां उड़ाने वाले वो लोग आज जो आरएसएस के लोग जो दिल्ली में बैठ करके नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए इस देश के सभी लोगों को ऐसी चीजों के खिलाफ उतरनी चाहिए। मैं रफीकुल इस्लाम साहब आपके पास आऊंगा, शिवम उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। रफीकुल इस्लाम साहब, क्योंकि हमने देखा लगातार नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ वहां पर अपोजिशन पार्टियां नहीं, बीजेपी के लीडरों के भी बयान इस तरह से आए कि वो परेशान है, एनआरसी को लेकर परेशान है, और कहीं ना कहीं सीएबी का ये जो इशू है इसे भी लेकर बीजेपी के लीडरों में भी इत्तेफाक नहीं है। रफीकुल इस्लाम साहब, सख्त चैलेंज होगा ये सरकार के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मिजोरम, मणिपुर, आपके इसका मेघालय, उसके बाद आपके अरुणाचल और कई स्टेट के सीएम जो है इसके विरोध किया है। दुर्भाग्य है हम आसाम में रहते हैं, आसाम के जो सीएम है एक टाइम में उन्होंने इस एजिटेशन करके जातीय नायक का उनको मिला था लक़ब, लेकिन अब वो घुटना टेक दिए हैं आसाम की बीजेपी सरकार। ये दुर्भाग्य है, लेकिन यहाँ आसामी आवाम जो है बिल्कुल रोड पे उतर गए हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चे आज रोड पे आ गए हैं। अब आसाम का हालत देखिए। हम अपील करते हैं पार्लियामेंट्रियन से, बीजेपी के अलावा जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे अपील करते हैं जोरदार इसके विरोध करें, हमको हेल्प करें, आसामी जुबान को बचाए रखने में, जिंदा रखने में। हम हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट्रियन हैं उनसे हम अपील करते हैं इसको जोरदार विरोध होना चाहिए। और बीजेपी नाकाम कोशिश ना करे, कैबिनेट में पास किया वही रख दे, इस बिल को टेबुलेशन ना करे और पास करने की हिटलरी तरीके से इसको पास करने की कोशिश ना करे, वरना जो नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और किसी हाल में संतोष दुबे जी, हमने लगातार देखा कि नॉर्थ ईस्ट में लगातार इसका अपोज किया जा रहा है, लगातार इसकी मुखालफत की जा रही है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि वो इसे एक तरह से ला कर रहेगी, इसे नाफिज करके रहेगी, इसका इंप्लीमेंट करके रहेगी। संतोष दुबे जी, सरकार अड़ी हुई है इसे लाने के लिए। देखिए अबू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनआरसी की बात हुई और एनआरसी कोर्ट ने इसको कहा कि कोर्ट जो है इस चीज को कहा है कि आप इसको तय करिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने एनआरसी के माध्यम से उन घुसपैठियों के लिए, जो घुसपैठिए आते हैं, तो घुसपैठियों पे मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठियों के साथ कौन है। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए देश में। जब घुसपैठियों की बात है, किसी व्यक्ति विशेष को तो कहा नहीं जा रहा, घुसपैठियों के लिए ये बात आई है कि घुसपैठिए है कौन। क्या घुसपैठियों को हम यहाँ मान्यता दे सकते हैं? घुसपैठियों के रूप में जो लोग यहाँ तांडव करने आते हैं, क्या उनको हम यहाँ रख सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से कतई समझौता नहीं किया जा सकता। ये शिवसेना ने तब भी कहा था, आज भी कह रहा है, इसके बाद भी कहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है, जिससे देश सुरक्षित हो और देश में अमन चैन बनी रहे, हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, इसके लिए हम लोगों ने ये बात कही कि भाई देश के साथ खतरा नहीं होना चाहिए। और जो घुसपैठिए लोग आते हैं, अब जैसे मान लिया पाकिस्तान से कौन आ रहा है, घुसपैठिए आ रहा है, बांग्लादेश से कौन आया, घुसपैठिए आए। तो ये जो सीमाएं हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, इन सारी चीजों को अगर रोकना है तो निश्चित ही एनआरसी को लागू करना चाहिए और नियमतः देश में रहने वाले वो आतंकवादी, भाई हमारे देश में कौन आया, हमारे देश में कौन आया, मेरे देश से कौन जा रहा है, इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देश के अंदर की बात नहीं, देश के अंदर जो देश के अंदर लोग कर रहा है, इसी देश के रहने वाले आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अबू आजमी जी, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। कभी जो अगर देश के अंदर भी अगर इस टाइप के लोग हैं, आतंकवाद देश के अंदर भी इस टाइप के लोग, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी चिन्हित करना चाहिए, उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को इस देश में पनाह नहीं मिलनी चाहिए। ये पहले भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश सुरक्षित नहीं होगा तो हम आपस में कैसे रहेंगे? शिवम, क्या बीजेपी ने यह ठान लिया है कि जो आरएसएस के एजेंडे में होगा, जो बीजेपी और पार्टी के एजेंडे में होगा, उस पर हर हाल में काम करना ही करना है, कितनी भी उसकी मुखालिफत हो, कितना भी उसका अपोज हो, लेकिन एजेंडे में इस वजह से उस पर काम करना है। सबसे पहले तो मैं आजमी साहब को एक बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर खतरा है, ये
लोकतंत्र की हार है, हम सड़कों पर आएंगे। साहब, जिस पार्टी को आप केंद्र में समर्थन करते हो ना, शाहबानो केस में उस पार्टी ने 85 में इस देश के लोकतंत्र का दाह संस्कार कर दिया था, अगर आपने देखा हो। 75 में सेक्युलर शब्द जोड़ा आपने इस देश के संविधान में, पूरे देश को जेल बनाकर, और आप कह रहे हैं हम संविधान का दाह संस्कार कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं असम के लोगों की राय पर। असम में 25 सीटें हैं, पूर्वोत्तर में पूरी 25 सीटें हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितने भी राज्य वहां पर हैं, उसमें से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 में लेकर आई है, जबकि हमारे ये एजेंडा में है। बावजूद उसके वहां पर निकाय चुनाव का रिजल्ट आया है, आप रिजल्ट उठाकर देखिए। इसके अलावा हमारे असम प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सीटें तो आपके महाराष्ट्र में भी 105 आई थी। अभी सीटों पर मत जाइए, सीटें तो आपके महाराष्ट्र में भी 105 आई थी। ये लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहेगी, लेकिन जब एक चीज का पता है कि मुद्दों की बात है और मुद्दों पर कौन सी पार्टी कहां खड़ी है, तो जनता इस राष्ट्रीय स्तर के सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ 14 में भी थी और 19 में भी है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज अब कह रहे हैं मेरे दुबे जी, शिवसेना के मित्र, के घुसपैठिए कौन चाहता है। साहब, जब आप कहते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स, जो रोहिंग्याज हैं, उनको आप किसी भी तरह से लीगल कीजिए, इसमें एक कॉलम और ऐड करके मुस्लिम्स का भी प्रोसिक्यूशन जो है उसको एक्सेप्टेंस दीजिए, तो कहीं ना कहीं क्या आप घुसपैठियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं? आप एक चीज बताइए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और ये कोई इंडिया में तो है नहीं, मैक्सिको में भी ये हाल है, वहां पर भी लैटिन अमेरिकन के साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा है, वहां पे परसिक्यूशन पे इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स सख्त है, तमाम जगहों की ये सिचुएशन है। लेकिन यहां पर आपको लोकतंत्र की दिक्कत लगेगी, यहां पर लगेगा भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा परस्यू करने की कोशिश कर रही है। नहीं, जो यहां पर है वो यहीं पर रहेंगे। एनआरसी बिल्कुल क्लियर ये कहता है। हाँ, एनआरसी में अगर ऐसा कोई कॉलम होता तो जरूर आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन होता, लेकिन एनआरसी में आदरणीय अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को कोई परेशानी नहीं है। जहां तक कैब की बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की, वहां पर वो आपके सारी चीजें लेआउट बिल्कुल सामने है कि अगर उसमें हम एक मुस्लिम कॉलम ऐड करते हैं या सरकार ऐड करती है तो जाहिर है फिर तो कोई घुसपैठिया बचा ही नहीं इस देश में। और जब आतंकवाद की बात करी अभी अबू आजमी साहब ने, कि साध्वी प्रज्ञा साहब, इन लोगों ने तो बहुत सारे लोगों को आतंकवादी बता दिया था, इन्होंने तो भगवा को भी आतंकवादी कह दिया था। ये अलग बात है कि इस देश में वंदे मातरम कहने वाले बिल्कुल आतंकवादी नहीं कहलाते। कुछ लोग हैं जो नहीं कहते कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, बिल्कुल ओपनली खड़े होकर बोलते हैं। जाहिर है उनके लिए भी तो कोई संज्ञा तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला जी, इशू देखिए बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ये पूरा इशू हिंदू मुसलमान में एक तरह से बढ़ गया है। क्या आपको लगता है इस पूरे इशू की नजाकत को देखकर लगता है कि इस इशू को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाए? देखिए, हम इसको घुसपैठिए के चश्मे से देखेंगे तो ये आंकड़े जो मैं अभी आपको पढ़कर सुना रहा हूं, ये राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में दिए थे जब वे गृह मंत्री थे। 2005 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार ने 82,000 इलीगल घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला। 2014 से लेकर 2018 में मोदी जी की 56 इंच की छाती जो घुसपैठियों से के खिलाफ है, सिर्फ 1800 घुसपैठियों को बाहर निकाल पाई, सिर्फ 1800। वो 80,000, ये 1800 घुसपैठियों पे किसने काम किया? यूपीए, एनडीए। ये राजनाथ सिंह जी के आंकड़े, मेरे नहीं। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री आंकड़े। दूसरी बात, अमित शाह जी ने कहा कि जो इस देश में घुसपैठिए वो दीमक, टर्माइट्स की तरह हमारे देश के रिसोर्सेज पर, वे हमारे देश के रिसोर्सेज को कमजोर कर रहे हैं। अगर वे टर्माइट्स है, ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन टर्माइट्स है, तो जो घुसपैठिए अब एनआरसी लिस्ट में निकले आसाम के अंदर 13 लाख, उनको आप क्यों शरण दे रहे हो? आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मेरे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इन्हें कहीं नहीं भेज रहे। और बांग्लादेश की वजीर आजम ने, शेख हसीना ने कुछ दिन पहले कहा कि मोदी जी ने मुझे अश्योरेंस दिया है ये पॉलिटिकल है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल है तो आप पॉलिटिकल क्यों कर रहे हो? या तो आप कह दीजिए शेख हसीना झूठ बोल रही है, या तो ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इकोनॉमी पे आपके पास जवाब नहीं है, आपको ये हिंदू मुसलमान करना है। और हाँ, इकोनॉमी पर जवाब है, मैं भी जवाब देना चाहता हूं। प्रॉब्लम सेक्युलर शब्द प्रीएम्बल में, आखिरी सवाल, इस संविधान में सिर्फ सेक्युलर नहीं, सोशलिस्ट भी डाला गया था हमारे संविधान में, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो 11 बेंच की सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपहेल्ड किया था। आप इसे 13 बेंच करा के निकाल दीजिए, आप में गट्स है तो। आप जानते हो नहीं, देखिए सुनिए, जो आपने किया
हम उसको एक्सपोज करेंगे। और दूसरी चीज, आपने कहा ना कि 2005 से 2014 के बीच में 58,000 घुसपैठियों को निकाला कांग्रेस की सरकार ने। आपके इसी लॉजिक से अगर मैं बात करूं तो अबू आदमी साहब को जवाब दे दीजिए कि किस तरह से निकालेगी सरकार, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अरे आप नहीं निकाल पाएंगे। आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हां निकाले जा सकते हैं, और आप इतने परेशान क्यों हैं? अभी तो एक प्रोसीजर है, होने दीजिए, छटनी होने दीजिए, रिपोर्ट्स आने दीजिए, उसके बाद कहां रखना है, कहां जाना है, क्या करना है, उस पर भी डिसाइड होगा। लेकिन कम से कम आप उनको निकलने तो दीजिए। देखिए यही परेशानी आसाम में हुई ना, चली आ रही है। शिवम, यही चीज आसाम में सामने आई ना। अरे आसाम की एनआरसी को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि फिर से राष्ट्रीय स्तर पर जब एनआरसी लागू होगी तो वहां पर भी होगी। प्रक्रिया में जरूर कमी हो सकती है, प्रक्रिया में जरूर कोई चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पीछे इंटेंट गलत है। और जहां तक बात आसाम की है, 19 लाख हुए थे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, हर यूनिट पर जाकर लोग जमा करा रहे हैं। जी जी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ठीक है, ठीक है। अबू आसिम आजमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभम सुन लीजिए, क्यों है, होने दीजिए प्रोसीजर। ठीक है, ठीक है। अबू आसिम आजमी साहब, मैं रफीक साहब आ रहा हूं आपके पास, जिम्मेदारी तय होगी सरकार की। 1951 से के बाद 1951 के बाद 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, और उसके बाद जो है 2011 में हर साल सेंसस होता है। सेंसस में जिनका नाम आ गया, जिनके पास वोटर लिस्ट है, जिनके पास पासपोर्ट बन गया, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास आधार कार्ड है, आप उनसे क्या मांगना चाहते हो? आप उसे कहते हो 51 का बाप दादा उसके लेकर आओ। अरे भाई, आपने 130 करोड़ जनता मांगा है पार्लियामेंट में, आप उसी हिसाब से सारा बजट मांगते हो, और आज आप जो है इन सब चीजों को झूठ मान करके नया एक मामला खड़ा कर रहे हो कि 51 का वो लेकर आओ। जब सरकार आरटीआई के कानून में 25 साल से ज्यादा की चीजें देने के लिए असमर्थ है, तो फिर आप जनता से मांगते हो। आज इस देश में रहने वाले हमारे जैसे लोग गांव में पैदा हुए, कहीं कोई नाम नहीं लिखा गया पैदा होने के बाद, और ऐसे 80% लोग हैं देश में जो गांव में पैदा हुए, उनसे आप क्या एविडेंस मांगना चाहते हो? जब सरकार के पास खुद ही कोई एविडेंस नहीं है, तो आप गरीब जनता को डरा करके ये जो कर रहे हो ना, इसके पीछे आपका मूड सिर्फ एक है कि किसी तरह से मुसलमानों को तकलीफ हो। लेकिन आप आसाम में दिख गया कि मुसलमान कम है, गैर मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन आप वहां फेल हो गए। लेकिन आपका मतलब इन चीजों को लाने का सिर्फ एक ही है कि किसी तरह से हिंदू मुसलमान करो और राज करो। ये होना नहीं चाहिए देश के अंदर। मैं रफीकुल इस्लाम साहब, आसाम नहीं, आसाम ठीक है, मैं शुभम नया किस्सा नहीं है। शुभम, मैं छोटा सा रिएक्शन रफीकुल इस्लाम साहब से ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा। और प्रिया शर्मा बहुत देर से वेट कर रही है। मैं रफीकुल इस्लाम साहब, जिस तरह से सरकार लगातार सीएबी की तरफ कदम बढ़ा रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि आसाम से सरकार ने कुछ सीखा नहीं है? आसाम में जिस तरह से एनआरसी में जो ब्लंडर हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, उससे सरकार ने कुछ सीखा नहीं है? रफीकुल इस्लाम साहब। बिल्कुल, देखिए आसाम में जो एनआरसी हुआ है, 3 करोड़ 19 लाख लोगों का नाम उसमें आया है। अब 3 करोड़ 11 लाख लोगों का नाम आया है और 19 लाख लोगों का नाम बाहर है। अभी जो नाम आने के बाद उसमें मोर देन 1 करोड़ मुस्लिम है। अब दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी की जो कुछ एमएलए है यहाँ रोजाना मुसलमान को बांग्लादेशी बोल बोल के, फॉरेनर बोल के गाली देते हैं। हालांकि जो मांगा गया था मुसलमान के पास वही दिया है। सब कुछ देने के बाद सरकारी एम्प्लॉयज ने उसको चेक किया, 10-10 मरतबा चेक करने के बाद उनका नाम आया। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल करके 2 बार रीवेरिफिकेशन मांगा है। एक तरफ से तो यह है कि मुसलमान के पास जो मांगा गया है वही दिया है, 51 का रिकॉर्ड्स दिया है, सब कुछ देने के बाद उनका नाम आने के बाद फिर रीवेरिफिकेशन मांग रहा है। दूसरी तरफ जो विदेश से आ रहा है उनको अकोमोडेट कर रहा है हिंदू के नाम से। तो हिंदू मुसलमान जो ये चक्कर है, ये करके बीजेपी अपना रोटी सेकना चाहती है, बिल्कुल गलत है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी हाल में हिंदू मुसलमान करके इस तरह के डिवाइड करने का इजाजत नहीं देता इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो बीजेपी को इससे बाहर आना चाहिए। शुभम, छत्तीसगढ़ में आपका रिएक्शन लेता हूं। मैं प्रिया शर्मा हमें मिलजुल के रहने दें। अब हिंदू मुसलमान क्या वाकई में आसाम से सीखा नहीं सरकार ने? रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। बीजेपी का जो डेवलपमेंट का स्लोगन था वो काम करे। ये इंडिया पाकिस्तान, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये सब बोल के हिंदू मुसलमान बोल के पूरी इंडिया में एनआरसी कराएंगे। इससे काम नहीं चलेगा, इससे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ठीक है, सब बात हो गई। करना बंद कर। मुसलमान सरकार को आसाम से सीखना नहीं चाहिए दिया है। मुसलमान हम अपने फोर फादर्स यहाँ सेक्रीफाइस किया है। जी शिवम, मतलब किराएदार नहीं। देखिए, जहां तक बात एनआरसी की है, ये बात बिल्कुल साफ है।
आसाम चाहे मॉडल हो चाहे कुछ भी हो, एनआरसी इस देश की जरूरत है। मैं कहता हूं वहां के प्रोसीजर में जरूर कोई खामियां हो सकती है, जहां पे बात 19 लाख 3 लाख की चल रही है। तो अगर आप सब एनआरसी को जानते हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं कि असम की सरकार को असम के लोगों को 3 महीने का समय दिया गया था, उसके बाद भी 1.5 महीने का एक्सटेंशन हुआ और उनके कहा गया कि आप जाकर अपने कागज जमा कराइए, कोई किसी को बाहर तो फेंक नहीं रहा है, पहली चीज। दूसरा, अब जो प्रोसीजरल एनआरसी है वो पूरा एनआरसी है वो दूसरी तरह से लागू हो रहा है, तो आने दीजिए ना सरकार को। और आजमी साहब ने कहा कि मैं गांव से आता हूं। आजमी साहब, आप नए गांव से नहीं आते, मैं भी गांव से ही आता हूं। इस देश की ज्यादातर जनता गांव से ही आती है, कोई किसी को नहीं भगा रहा। इतनी परेशानी क्या है? और ये बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। साहब, यही तो सोच है जो बंगाल में घुसपैठियों को 1-1 एकड़ जमीन दे रही है। आप ही की तरह 2005-2006 में ममता बनर्जी इसी तरह से विरोध करती थी बांग्लादेशी घुसपैठियों का, और उसके बाद देखिए उनका क्या हाल है। शुभम बात हो गई। प्रिया शर्मा बहुत देर से वेट कर रही हैं, पहले सेशन में भी उन्हें बहुत कम टाइम मिला था। प्रिया शर्मा जी, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये संविधान के हमारे खिलाफ है, जो सरकार ये कदम उठा रही है। अपोजिशन लगातार यही कह रही है कि संविधान के खिलाफ है। क्या आपको लगता है कानूनी पहलू जो है वो क्या कुछ कह रहा है? क्या वाकई में कानून से भी मदद मिलेगी सरकार को इस कदम में? देखिए, मैं इसमें एक चीज बताऊंगी कि अभी कैबिनेट से बिल अभी जो मंजूर हुआ है, अभी ये लोकसभा से होगा, फिर राज्यसभा से होगा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट से अभी कंसेंट मिलने के बाद ही ये लागू हो पाएगा। उससे पहले ये लागू नहीं होगा। जब दोनों सदनों से इसको कंसेंट मिल जाएगी, इससे अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट से मिलने के बाद तब ये लागू होगा। हाँ, लेकिन प्रिया शर्मा जी, हमारे आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वो सबको बराबर का दर्जा देता है। ऐसे में आप हिंदू मुसलमान और वो सारी चीजें कैसे कर सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो SC/ST को रिजर्वेशन दी गई है। SC/ST एक जो हिंदू का एक जो पर्टिकुलर एक कास्ट है, उसको भी कानून ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक अलग से एक अलग जगह दी है। उसमें भी ऐसा नहीं आप बोल सकते कि डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्ट को जो कम माइनॉरिटी में आते हैं उन लोगों के लिए अलग से कानून बनाया गया है। तो इस चीज में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि आप एक तबके को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे हैं, दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं। और जो हिंदुस्तान के मुस्लिम्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए कोई बात नहीं हो रही है। इनमें जो बाहर की कंट्री से आए हुए वो मुस्लिम्स हैं, उनको घुसपैठी है जो वहां पे, उनको निकालने की बात हो रही है। उनके लिए सिटीजनशिप बिल जो आया है उनके लिए आया है। लेकिन प्रिया शर्मा, तहसीन पूनावाला देखिए फिर आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे। तहसीन पूनावाला जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। वो कश्मीर पर भी इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, जवाब दिया उनको। बहुत छोटा सी, अगर आप बहुत छोटी सी बात, जब आप SC/ST के रिजर्वेशन की बात करते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इसकी बात हुई थी, ये एक स्पेशल प्रावधान बनाया गया था। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के मैं किसी को जो पीछे उसको आगे लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन, और एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन किसी को बाहर रखने के लिए अंतर है। संविधान में इसके बारे में विस्तार से बात हुई। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आते संविधान को पढ़ोगे तब आप समझोगे। गोलवलकर की किताबों को छोड़ो, संविधान को पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा इन दोनों में अंतर और फर्क। अबू आसिम आजमी साहब, आपने कहा कि पार्लियामेंट में तो सर ले जाएंगे, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में तो सरकार डिजिट पे मजबूत है। लेकिन अगर हम लोकसभा के अलावा राज्यसभा की अबू आसिम आजमी साहब बात करते तो क्या अपोजिशन वहां पर मुत्तहिद होगा? इससे पहले हमने देखा कि कई इस तरह के मौके आए। 3 तलाक पर अपोजिशन ने बहुत ज्यादा मुखालफत की, लेकिन सरकार को वहां पर एक तरह से कामयाबी मिली। क्या अपोजिशन जो है, पूरे अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो इस इशू पर राज्यसभा में एक होगा, मजबूत होकर एक तरह से खड़ा होगा? नहीं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 तलाक बिल पे और कुछ बिलों पर अपोजिशन जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है वहां एब्सेंट हो गए, या क्या मालूम क्या इनकी सेटिंग हो गई। और अगर इस तरह से करेंगे तो लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं और ये गुजारिश करता हूं कि ऐसी बिलों का सारा अपोजिशन ही नहीं बल्कि सत्ता में पक्ष में बैठे हुए वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और इस देश के कानून को मानते हैं, 10 सेकंड के लिए आना चाहता हूं। मोदी जी के तलवे चाटने के बजाय इस देश के कानून के साथ खड़े रहना चाहिए। और मुझे अफसोस होगा कि ऐसी बिल पास होगी तो पूरे दुनिया में शिवसेना तो लोकसभा में तो देखिए इस बार अपोजिशन के साथ ही हो सकती है, उसी दिन उसको शेरिक मिल जाती है। शिवसेना तो हो सकता है कि अपोजिशन के साथ हो। जी शुभम 10 सेकंड में दे रहा हूं बस।
टाइम अब नहीं 10 बचा है। सेकंड सिर्फ मेरे को इतना दे दीजिए कि ये भी एक इतिहास है कि इस देश में ये अब तक का मोस्ट इनकॉम्पिटेंट विपक्ष है। तहसीन पूनावाला जो बार बार दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करते रहते हैं, अरे साहब अगर विपक्ष में दम है और एयर कंडीशनर रूम से भर के बाहर निकलकर, ट्विटर से बाहर निकलकर राजनीति करेंगे, और अगर आपको किसी चीज पर ना इत्तेफाकी सरकार के साथ है तो करिए ना आकर प्रोटेस्ट, लेकिन ये मोस्ट इनकॉम्पिटेंट विपक्ष एवर इन इंडिया बस सिर्फ इसी तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अपोजिशन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर सरकार के लिए चैलेंज है तो दूसरी तरफ अपोजिशन के लिए भी ये बड़ा सवाल है कि अपोजिशन सरकार के इस कदम को कैसे रोकती है। अगर सरकार अपोजिशन को एतराज है तो अपोजिशन क्या वाकई में मुत्तहिद होगा, क्या मजबूती के साथ सरकार की मुखालिफत करेगा, यह देखना बहुत अहम होगा। और देखना यह भी अहम होगा कि सरकार अपने इस मंसूबे को किस तरह से आवाम के बीच में लेकर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तहसीन पूनावाला जी, रफीकुल इस्लाम साहब, प्रिया शर्मा जी, शिवम त्यागी जी और संतोष दुबे जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपनी बातचीत रखने के लिए। आदाब।